गुड मॉर्निंग। कोर्स 3 के यूनिट 5 में हम जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों को पढ़ना है स्पेशल चिल्ड्रन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, डायलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिशिएंट डिजीजेज, मेन स्ट्रीमिंग स्पेशल चिल्ड्रन विथ नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम फॉर दिस चिल्ड्रन। हम लोगों ने अभी तक विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन कर लिया है। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालक की शिक्षा की हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। इस एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन में प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु कि जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा, सबको शिक्षा दी जाए, चाहे वो मानसिक रूप से कमजोरी क्यों ना हो, तीव्र बुद्धि वाले ना होकर औसत बुद्धि वाले ही हों, डल भी हों। समावेशी शिक्षा सबके लिए शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा के लिए सबके लिए उपलब्धता। तो प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जब कि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। प्रत्येक सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सबसे पहले हम इस अध्ययन विषय में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालक कौन है? हु आर स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम इस अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालकों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है। विशिष्ट बालकों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन है और यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है। इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। विशिष्ट बालक कौन है? विशिष्ट बालक कौन है, यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद,
गृह विज्ञान वेता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं, हम लोगों ने वैयक्तिक भिन्नता की चर्चा की है। वैयक्तिक भिन्नता कोर्स 3 में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, पढ़े हैं ना। तो वैयक्तिक भिन्नताओं के साथ ही वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी रूप में बिल्कुल भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी भिन्न होते हैं। एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में भिन्न होते हैं। जुड़वा भाई बहन भी भिन्न होते हैं। ये जुड़वा भाई भी भिन्न हो जाते हैं। किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्ग में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ये भिन्नताएं इतनी अधिक सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर इनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। सामान्य बालक, नॉर्मल चाइल्ड। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के मध्य होता है। तो इस प्रकार सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। समावेशी, सभी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच सके उसे समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम इस अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालकों का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन है? यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न होता है? इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्राय सभी मनोवैज्ञानिक
चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। यह एक सर्वमान्य तथ्य है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इस विशिष्ट बालकों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार या आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। सामान्य बालक, नॉर्मल चाइल्ड। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा किए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। दिए गए कार्य कक्षा में अधिकांश बालकों की गति की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा उन सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा दिए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। उनके सीखने की गति भी प्रायः औसत ही होती है। समाज में अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से आर्थिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है। तथा वे संवेगात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। यहाँ एक सामान्य बालक का उदाहरण दिया जा रहा है। आशीष 10 वर्ष का 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। आशीष 10 वर्ष का 10 ईयर्स का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि IQ 108 है। वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उनका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है एवं उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है।
उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों या मित्रों के लिए कष्टदायी हो। आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है। आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसमें भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है, जितना भार है उतनी ऊंचाई है। बुद्धि लब्धि और IQ लेवल उसका 108 है। वह पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है तथा एवं उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सामान्य एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक होता है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने अथवा बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम इस अध्ययन में इस विषय पर चर्चा करना है कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालकों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक कौन है? यह सामान्य बालकों से किस प्रकार भिन्न है? इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है? इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किंतु कभी कभी यह भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वह विशिष्ट बालकों को पहचान कर उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करे। सामान्य बालक, स्पेशल नॉर्मल चाइल्ड विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है। विशिष्ट बालक को समझने एवं परिभाषित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक
सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के अंदर होता है। अंदर होता है या बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है, मध्य होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा किए गए कक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इसके इनके इनके सीखने की गति की भी प्राय औसत ही होती है। समाज में वे अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है तथा वे संवेगात्मक रूप से संतुलित, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ एक सामान्य बालक का हम उदाहरण देते हैं। आशीष, मान लिया जाए कि एक आशीष नाम का विद्यार्थी है। वह 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसमें भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। वेट के अनुसार हाइट है, हाइट के अनुसार वेट है, दोनों ही सामान्य है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि IQ 108 है। वह पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में इसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया। वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। यह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है तथा एवं उसमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। विशिष्ट बालक, स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक की चर्चा करते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन क्या है? इससे पहले हम लोगों ने सामान्य बालक की चर्चा की। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। इनका बौद्धिक स्तर भी 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। उदाहरण के तौर पर आशीष 10 वर्ष का एक सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसमें भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात होता है। बुद्धि लब्धि IQ 108 है। वह 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है। कक्षा 4 में उसने 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 8वां स्थान प्राप्त किया तथा वह सभी विषयों को रुचि से पढ़ता है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है एवं उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। इसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। विशिष्ट बालक, स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में सिर्फ किर्केगार, फ्लेमिंग, क्रो एंड क्रो, वालेस, वर्लिन, सन एवं विलिस, डन, उदयशंकर आदि विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालक को परिभाषित करने के प्रयास उल्लेखनीय। उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास कर विशिष्ट बालक को
परिभाषित किया है। क्रो और क्रो कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या अन्य गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने उल्लेखनीय प्रयास किया है। क्रो एवं क्रो कहते हैं, क्रो एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। M.S.A. किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयों, कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। तो इस प्रकार क्रो एवं क्रो विशिष्ट बालक को परिभाषित करते हैं। क्रो एवं क्रो विशिष्ट बालक के संबंध में कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में से किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हिवर्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का हो या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचार को समन्वित करके विशिष्ट बालक के स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने का अवसर मिले। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। इस संदर्भ में अनेक मनोवैज्ञानिकों के नाम, उनके प्रयास उल्लेखनीय प्रयास किया है। क्रो एवं क्रो कहते हैं विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद
किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हीवर्ड के अनुसार विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचार को समन्वित करके विशिष्ट बालक के स्वरूप की व्याख्या की जा रही है। एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, सामाजिक, एक ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि उन्हें परंपरागत शिक्षण से दिया जाएगा तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है।
कभी कभी यह विशिष्टता वंशानुगत कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों के ही संयोजन का प्रतिफल होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय कैनेडी की बहुत मंदबुद्धि थी। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। वह किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। ये नहीं कहा जा सकता है किसी विशेष, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये विस्तार का क्षेत्र सीमित नहीं होता, विस्तृतता का क्षेत्र सार्वभौमिक हो जाता है। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय कैनेडी की बहन बहुत मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रैवलर हेलन कीलर चक्षुहीन एवं श्रवण विकलांग थी। महान कवि सूरदास जन्मांध थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास काफ़ी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए, राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इस श्रेणी के जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सीमित नहीं होता, विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की बहन बहुत ही मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रैवलर कीलर आँख से अंधे थे और कान से भी विकलांग थे। महान कवि सूरदास, जैसा कि सभी जानते हैं, सूर का मतलब ही हो गया अंधा। महान कवि सूरदास जन्म से ही जन्मांध थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास काफ़ी विलंब से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए एवं राष्ट्र एवं समाज के लिए काफ़ी उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सामान्य एवं विशिष्ट बालक में अंतर।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। मैंने पहले भी इतनी बार चर्चा हुई है, एक ही माता पिता की संतानें आपस में भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि जुड़वा भाई भी भिन्न होते हैं, जुड़वा बहनें भी भिन्न होती हैं। तो सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं, कुछ तथा अन्य बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं। अब नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये सभी हैं। सामान्य और विशिष्ट बालक में अंतर। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं, है ना। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है तो वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं एवं उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से भी वह लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है। उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों। ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपने किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है तथा उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्याख्या की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, व्यवहारिक समस्या वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले, संवेदी अपंगता वाले, बौद्धिक रूप से प्रखर एवं चिंतक, मानसिक दौर्बल्यता आदि आते हैं। तो इस प्रकार से
एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में विशिष्ट बालक की श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, प्रतिभाशाली सृजनात्मक, जो प्रतिभाशाली सृजनात्मक मंदबुद्धि, जिसमें प्रतिभा को जो सृजन करने की, एक निर्माण करने की क्षमता होती है, उसमें मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। विशिष्टता की सीमा नहीं होती, विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यह यूनिवर्सल होता है, यह किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। इस तरह विशिष्टता का क्षेत्र सीमित न होकर असीमित होता है, यह इसका क्षेत्र यूनिवर्सल हो जाता है, सार्वभौमिक हो जाता है, यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी कभी यह विशेषता वंशानुगत हो जाती है, हेरिडिटी हो जाती है, यह वंश के अनुसार बढ़ती जाती है। कभी वातावरण के अनुसार हो जाती है, वातावरण जन्य हो जाती है, और कभी दोनों ही के ही संयोजन का प्रतिफल हो जाती है, वंशानुगत भी हो जाती है और वातावरण के अनुसार भी हो जाती है। तो विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है, यह किसी भी वर्ग, जाति, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य, और कभी कभी दोनों ही, वंशानुगत भी और वातावरण जन्य भी, दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल हो जाती है। अमेरिकन राष्ट्रपति स्वर्गीय कैनेडी की बहन बहुत ही मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रैवलर हेलन कीलर चक्षुहीन थे, आँख से अंधे थे और कानों से विकलांग थे, श्रवण विकलांग थी। महान कवि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा विकास काफ़ी विलंब से हुआ था, बहुत बाद में वो सीखना शुरू हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वर्गीय रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक, जो सक्षम बालक नहीं, अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए। देखते हैं दिव्यायन, ये नेत्रहीन विद्यालय, दीप शिखा, है ना, जीवन दीप, इस तरह के बहुत सारे नाम आप लोगों के ध्यान में होगा, बहुत सारे नाम सुनने में आते होंगे। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इस विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार के विद्यालय खोले गए हैं, जैसे दीप शिखा, जीवन दीप, है ना, ये दिव्यायन, तथा जिनको उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और सामान्य और विशिष्ट बालकों में अंतर भी है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। अभी तक हम लोगों ने सामान्य बालक और विशिष्ट बालक का अध्ययन किया। अब अगला विषय है, इसी से संबंधित है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं।
सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है वह उसका आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। उन्होंने जो भी पढ़ा उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से यह लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका समाज में जो व्यवहार भी है, सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं सामाजिक मान्यताओं, जिस मान्यता को समाज स्वीकृत करता है उसको अमान्य नहीं करता, उसी की परिधि में होता है। उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों, ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपने किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण भाषा तथा बोलने संबंधी विकारों या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। सभी बच्चे शारीरिक रूप से एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं तथा कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं तथा अन्य कुछ बलवान होते हैं। कुछ में सीखने की क्षमता अच्छी होती है तथा वह जल्दी से सीख जाते हैं एवं नई परिस्थितियों में उन्होंने जो सीखा है उसका वो आसानी से सामान्यीकरण कर लेते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार अभ्यास कराकर सिखाया जाता है तथा उन्होंने जो भी पढ़ा है उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहाँ बच्चों में आपस में अंतर कम मात्रा में पाया जाता है, वे शारीरिक रूप से लगभग एक से होते हैं। उनमें सीखने की क्षमता लगभग एक समान होती है। मानसिक रूप से यह भी लगभग औसत वर्ग के होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मान्यताओं की परिधि में ही होता है तथा उनमें संप्रेषण करने की क्षमता एवं भावात्मक संतुलन भी सामान्य मात्रा में पाया जाता है तथा वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में हों, ऐसे बच्चों को सामान्य बालक की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जब वह बच्चों को जो अपनी किसी शारीरिक अपंगता, सीखने की अयोग्यता, बौद्धिक पिछड़ेपन, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, संप्रेषण, भाषा बोलने संबंधी विकारों या बौद्धिक प्रखरता एवं सृजनात्मकता की अत्यधिक प्रवृत्ति के कारण
सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उन्हें विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है और इन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सीखने की निर्योग्यता वाले, सामाजिक व्यवहार वाले, विभिन्न प्रकार की शारीरिक अपंगता वाले, बौद्धिक प्रकार से प्रमुख चिंतक, मानसिक दौर्बल्य आदि आते हैं। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस